हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो अभी ये देखिए, कल 25 क्वेश्चन हमने करवा दिया था एसी फंडामेंटल का, और उसके आगे अब जो है 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व होंगे। और इससे साथ साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोलता जाऊंगा, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है कि कोई एक अपना जो वेब चल रही है, वोल्टेज की वेब है, और वो 50 हर्ट्ज की है और 50 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और 1/600 यानी कि इतने टाइम पे वो जो है जीरो जीरो से इतने टाइम पे वो वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैं वेब बना रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये आपकी एक साइनसोइडल वेब चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसने कहा है कि 0 से लेके 1/600 सेकेंड तक का पूछा है कि इस पे जो है वैल्यू कितनी होगी। तो पीक वैल्यू यहाँ पे होगी। अब इसका जो लिखने का एक तरीका होता है जो वो ये होता है कि Vm साइन ओमेगा टी ये होता है, और Vm जो है आपकी वो ये यहाँ पे 50 वोल्ट इन्होंने दे रखा है जो मैक्सिमम वैल्यू है। और इतने टाइम पे यानी टी की वैल्यू यहाँ पे 600 आप रख दीजिए, 1/600, तब जो वैल्यू आए वही इसने पूछा है। ठीक है, तो सीधी सीधी आप वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा आपका वी एम का मान क्या, यहाँ 50 वोल्ट दे रखा है, तो 50 इंटू साइन, और देखिए ओमेगा क्या होता है 2 इंटू पाई। ठीक है, और 50 आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखा है, और टी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 1/600। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2 से यहाँ कैंसिल करोगे आप तो 300 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 50 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ये 5 यहाँ से करिए तो 1/6 हो गया। ठीक है, और पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 6 से 18 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 50 तो आपका पीक वैल्यू है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से 50 को कैंसिल करोगे आप तो कितना बच जाएगा आपको 25। तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27। देखिए, व्हेन टू वेव्स इन फेज दे हैव पीक वैल्यू इंटरवल ऑफ। ठीक है, दो यानी वेव है हमारी, एक ये वेव है और दूसरी वेव भी बिल्कुल सेम फेज में है, यानी कि 0 डिग्री का इनके उसमें जो है फेज डिफरेंट है। ठीक है, फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कितने इंटरवल होगा, मतलब कितने डिग्री का या कितने सेकंड का कि ये दोनों पीक वैल्यू पे पहुँचे। तो आप देख रहे हैं जब सेम फेज में है तो सेम इंस्टेंट पे ये भी पीक पे जाएगी और सेम इंस्टेंट पे ये भी जाएगी। तो इसलिए जब फेज डिफरेंट यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 180 दिया है, 120 दिया है, 90 दिया है, जबकि 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिए भाई, ये देखिए ये डी वाला सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है ये सेम टाइम पे पीक वैल्यू अचीव करेंगे, ये आप जानते रहिएगा। तो चलते हैं, और हाँ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे आएंगे। ठीक है, रैंडमली आएंगे, तो उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूरे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज मिलेंगे देखने के लिए। 25 पहले हो चुके हैं और 25 ये। तो देखिए यहाँ पे 49 का क्वेश्चन आ गया, जबकि अभी बीच के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो आगे आएंगे। तो चलिए देखिए, 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टर सर्किट। ठीक है, यानी इंडक्टिव सर्किट है, उसका पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव किया जाता है कैपेसिटर ऐड करके। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर को हमेशा जो है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो लोड हमारा होगा, ठीक है, जो भी इंडक्टिव लोड हमारा, मान लीजिए हमारा इंडक्टिव लोड है, ठीक है, तो इसके टर्मिनल के ये क्रॉस जो है पैरेलल में हम कैपेसिटर ऐड करते हैं। ये चीज़ हमेशा नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कैपेसिटर को कहाँ लगाते हैं, तो लोड के टर्मिनल पे जो हम पैरेलल में लगा देते हैं। ये चीज़ तो हो गई, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन कभी कभी देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो सीरीज में यूज़ होता है कैपेसिटर हमारा, ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि एक्सेल जो होता है इसे ड्रॉप कराने के लिए, यानी इसे अपोज करने के लिए हम सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं, तो 1/XC आता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। इससे जो है लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, सीरीज कैपेसिटर लाइन की इफिशियंसी, ठीक है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जबकि पैरेलल में जो कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है, वो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए करते हैं। सीरीज कैपेसिटर कभी भी पावर इंप्रूवमेंट यानी पीएफ इंप्रूव नहीं करता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए हाईली कैपेसिटिव सर्किट
इन ए हाईली कैपेसिटिव सर्किट अपरेंट पावर इज टू इक्वल टू द एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर इज मोर देन द अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर इज मोर देन AC ट्रू पावर, ठीक है, एक्चुअल पावर इज मोर देन द रिएक्टिव पावर। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो आपको पता ही है कि जो करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंट होगा वो अगर प्योर कैपेसिटिव है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी IC जाएगी, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है तो 90 डिग्री होगा। तो जब देखिए एक्टिव पावर का फार्मूला आप लगाएंगे VI cos फाई, ये देखो हमारा एक्टिव या ट्रू पावर है, तो यहाँ पे जब 90 डिग्री रखेंगे आप कास की वैल्यू तो ये टोटल पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी प्योर कैपेसिटिव में जो ट्रू पावर होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हाईली कैपेसिटिव बोला है इसने, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कि हाईली कैपेसिटिव है लेकिन प्योर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 90 से थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ट्रू पावर जो होगी वो कम होगी कंपेयर टू रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में रिएक्टिव पावर इज मोर देन, देखिए अपरेंट पावर नहीं, अपरेंट पावर कभी नहीं बदलती, ये चीज़ भी यहाँ पे आप नोट करिए। अपरेंट पावर V/A जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, वोल्टेज जो है सही रहेगा, बिल्कुल मेंटेन बना रहेगा। लेकिन जब PF डाउन होगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज उसी रेशियो में ड्रॉप हो जाएगा। तो VA जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिएक्टिव पावर इज मोर देन ट्रू पावर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। इन सीरीज सर्किट फॉलोइंग विल अकर, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहा है ये देखिए आपका देखा सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सेल जो होता है आपका वो XC के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जो सर्किट बिहेव करता है वो प्योर रजिस्टिव की तरह बिहेव करने लगता है। तो प्योर रजिस्टिव हो जाएगा, यानी कि जो टोटल इम्पीडेंस होगा सर्किट का वो रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो इसलिए आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि देखिए कभी कभी पूछ देता है कि जो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, तो ठीक है इसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन, ठीक है, इससे वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है सीरीज रेजोनेंस में। और बैंडविड्थ और आपके इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्यू फैक्टर में ये रिलेशन होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू फैक्टर आपका जो होता है Q इक्वल टू FR यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में देखो तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो है आपका जो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है L/R होता है, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम कांस्टेंट जो होता है टो से डिनोट करते हैं, ये क्यू फैक्टर के अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट से क्यू फैक्टर निकालना हो तो क्यू आपका हो जाएगा R/L, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे। इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, ठीक है। तो इम्पीडेंस मिनिमम ही होता है, क्योंकि XL XC से कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों खत्म हो गए तो R बचा, इसलिए ये मिनिमम 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही। तो प्योर रजिस्टिव PF जो होता है वो हमेशा यूनिटी होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सीरीज सर्किट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल ए कैपेसिटर इज वेरी नियर टू इंडक्टिव लोड, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, फार अवे फ्रॉम इंडक्टिव लोड, इन ये अब, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, लोड के जस्ट जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक हम इसे इंस्टॉल करते हैं कैपेसिटर को PF इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो वेरी नियर टू द इंडक्टिव लोड, ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन इसे हम पहले वाले को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि ये वेरी नियर बोला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, पुअर पावर फैक्टर, यानी कि जो PF होता है आपका वो लो क्यों होता है, रिड्यूस लोड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है।
reduces more power loss in the electrical system, overload alternator, transformer and distribution lines, रिजल्ट मोर वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए करंट जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हैंडलिंग कैपेसिटी भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज कम हुआ। देखिए पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, पी जो होती है आपकी वो V²/R होती है। ठीक है, तो जब वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया तो भाई आपको सीधी सीधी यहाँ पे देखिए स्क्वायर के टर्म में पावर ड्रॉप होगी। तो इसी पहला ऑप्शन आपका सही होता दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या कर रहा है, रिजल्ट मोर पावर लॉस, तो भाई आई अगर ज़्यादा है तो I²R भी ज़्यादा होगा, तो ये भी सही दिख रहा है। ओवरलोड अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, करंट ज़्यादा होगी तो ओवरलोडिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, और साथ ही साथ ये आपका ज़्यादा जो है वोल्टेज ड्रॉप करवाता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इंडक्टेंस अफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो। ठीक है, तो देखिए इंडक्टेंस जो होता है वो टाइम डीसी करंट पे कैसा बिहेव करता है, वो सीधे सीधे ये आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे होता है कि कोई भी हमारा इंडक्टर है, एक हमारा कैपेसिटर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके लिए इम्पीडेंस क्या होता है, एक्सएल हमारा 2πfl। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है डीसी के लिए एफ जो आपका 0 हो गया। तो जब डीसी के लिए 0 हो गया तो ये टोटल यहाँ पे इम्पीडेंस आपका 0 हो गया, जो रिएक्टिव इम्पीडेंस होना चाहिए था। तो अब देखिए जब ये चीज़ 0 हो गई तो, लेकिन इंस्टेंट पे पूछा है, तो जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है T+ पे, ठीक है, यानी कि स्विच ऑन होने के तुरंत बाद पे, तो ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और वहीं पे बात आ जाए कैपेसिटर की, तो वो T+ पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, डीसी के कंडीशन में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है। तो T+ पे, ठीक है, डीसी के लिए कैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट, और ये कैसा, ओपन सर्किट। लेकिन T∞ पे अगर पूछा जाए, T∞ पे, तो ये आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा डीसी के लिए, और ये आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बस ये चीज़ पूछा है, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा दीजिए। तो इंडक्टेंस ऑफर ओनली टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, ये बी वाला ऑप्शन आप देखिए, ऑन टाइम पे ही थोड़ा सा अपना वो इफेक्ट दिखाता है, बाकी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है लास्ट टाइम में। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वेरीज, इंडक्टेंस किस तरह से वेरी करता है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ पहले। तो इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, L देखिए यहाँ पे N² μ0 μr A/L। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। तो अब देखिए L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है कोर में, और आपका ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये तीनों चीज़ जहाँ पे मिले आप जिस ऑप्शन में, उसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर, पहला ऑप्शन सही हो गया। डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली एज द परमिबिलिटी ऑफ द कोर, ये भी सही है। इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एज A to D दे रखे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये चारों ऑप्शन सही है। कभी भी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि 50 टन्स पे L की वैल्यू इतनी है तो 100 टन्स पे कितनी होगी, तो स्क्वायर वाला फार्मूला ही हमेशा आप लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ऑल द रूल्स एंड लॉ ऑफ DC सर्किट आल्सो अप्लाई टू AC सर्किट कंटेनिंग। ठीक है, तो AC और DC के लिए किस कंडीशन में सारी मतलब DC और AC की कंडीशन कौन सी है जो सेम रहती है। ठीक है, चाहे DC करंट फ्लो कराएं या फिर AC कराएं। तो कैपेसिटिव ओनली, इंडक्टिव ओनली, या फिर रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द एबव।
तो देखिए कैपेसिटिव के कंडीशन में क्या होता है, डीसी के लिए ओपन सर्किट हो जाएगा और फिर जो है इंडक्टिव के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन तो कभी नहीं फुलफिल होंगी, इसलिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है सी वाला ऑप्शन, इस पर एसी हो या डीसी दोनों पे सेम आपको कंडीशन मिलेगी। तो डी वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट, तो टो की वैल्यू देखिए इंडक्टिव के लिए होती है L/R। ठीक है, और अगर कैपेसिटिव के लिए पूछे तो टी कितना होता है, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो RC हो गया आपका ये कैपेसिटिव के लिए और L/R यानी इंडक्टिव के लिए। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, और इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल कि L की वैल्यू इतनी है, R की इतनी है, तो टाइम कांस्टेंट बताइए। तो ये फार्मूला आप माइंड में रखेंगे दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब ज़्यादा होगा, ये कह रहा है आपसे। तो कैपेसिटेंस इज लेस देन फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लेस, कैपेसिटेंस इज लेस एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज मोर, कैपेसिटेंस इज मोर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लेस। तो देखिए एक्स सी का फार्मूला आप लगाइए, क्या होता है 1/2 एफ सी, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी भी कम है और कैपेसिटर भी कम है तब इसकी वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये दोनों ऑप्शन देखिए। यहाँ पे सी देखिए कैपेसिटेंस इज मोर एंड फ्रिक्वेंसी इज लेस, और डी वाला क्या करें कैपेसिटेंस इज मोर है फ्रिक्वेंसी सप्लाई इज मोर। तो दोनों जब लेस होंगे तभी जो है आपका ये, तो आपका पहला ऑप्शन देखिए कैपेसिटेंस इज लेस एंड फ्रिक्वेंसी इज लेस, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर हाँ यही इंडक्टिव की बात करता है अगर यानी एक्सेल की, तो सीधी सीधी क्या हो जाता है आपका 2πfl, और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अगर L भी ज़्यादा है F भी ज़्यादा है तब जाके एक्सेल की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्म द टू वोल्टेज इक्वेशंस। ठीक है, तो ये देखिए ई मैक्स साइन 100πt एंड E2 जो आपका दिया है वो साइन 100πt प्लस π/6, यानी जो E2 है आपका वो π/6 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है E1 से। ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है। ठीक है, प्लस साइन डिनोट करता है कि ये लीड कर रही है, π/6 यानी 30 डिग्री। तो देखिए 1 लीड्स 2/30 डिग्री, बिल्कुल गलत। 2 लैग्स बिहाइंड 1, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये लीड कर रही है। और टू अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1/600 सेकेंड बिफोर 1 डस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपको इन्हें सीधे सीधे 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि इसका जो टी आप निकालोगे अगर, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में निकाला था आप देखे होंगे, तो यहाँ पे आपको 1/600 ही मिलेगा। ठीक है, यानी अगर इतनी ये लीड कर रही है तो इसके पहुँचने से इतना टाइम पहले ही तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली तो बस यही चीज़ पूछा है, 30 डिग्री लैग करे यानी कि 1/600 सेकेंड पहले ये वैल्यू अचीव करेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पे मैंने सॉल्व कराया था। तो देखिए क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, द RMS वैल्यू ऑफ साइनसोइडल AC करंट इक्वल टू वैल्यू एंड एंगल ऑफ। ठीक है, तो RMS वैल्यू और पीक वैल्यू कब बराबर होंगी। ठीक है, RMS वैल्यू आपकी और पीक वैल्यू कब बराबर होंगी। तो देखिए अभी RMS के लिए क्या होता है VM/√2। ठीक है, और साइन 45 के लिए कितना होता है 1/√2, यानी कि अगर यहाँ पे साइन 45 अगर रख दें यानी 1/√2, तो √2 से आपका देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो है साइन 45 डिग्री पे आपका बराबर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 45 डिग्री पे सेम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच RMS करंट डज 300 वाट 200 वोल्ट बल्ब टेक फ्रॉम 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर लाइन। ठीक है, करंट का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो क्योंकि देखिए बल्ब जो होता है आपका
वो लगभग PF1 पे वर्क करता है, यानी कि cos फाई जो आपका हो गया यहाँ पे 1 हो गया, तो इसे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस V और I का रिलेशन यहाँ पे लिखिए। तो देखिए पावर कितना दिया है, 300 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज आपका 200 दे रखा है, करंट नहीं पता है। तो ये 200 से ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 1.5, ठीक है। तो पहला निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीरीज की बात करें, 2 बल्ब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 टोटल पावर कंज्यूमशन, और अगर पैरेलल में है तो P1 प्लस P2, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू साइनसोइडल करंट आर गिवन बाई, ठीक है। तो देखिए पहली करंट का है वो π/3, यानी कि ये 60 डिग्री लीड कर रही है, और दूसरी क्या कर रही है, -45, यानी कि π/4 की वैल्यू 45 होती है, तो ये लैग कर रही है 45 डिग्री पे। तो देखिए ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो जब ऐड करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, 105, ठीक है। तो 105 डिग्री आपका यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर 200 वोल्ट RMS वैल्यू ट्रायंगुलर वेव इज पीक वैल्यू विल बी, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वेव की RMS जो होती है Vm/√3 होती है। ये कितना दे रखा है इन्होंने, 200 वोल्ट। अब पीक पूछा है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 200 यहाँ से 1.732, तो 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 34, यानी कि डी वाला ऑप्शन 346 के आसपास ही आएगा। करके आप देख लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 29 क्या कह रहा है, ए साइन वेव ऑफ वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम 200 वोल्ट, हाउ मच इज वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ 30 डिग्री ऑफ साइकिल, ठीक है। 200 आपकी पीक है, 30 डिग्री पे पूछा है, तो 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये कैंसिल हो गया, तो 100 आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी बीच में 1-2 बार आपको बताया था, तो आपको याद ही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50, इन ए हाईली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट अगर हाईली है तो अपेरेंट पावर जो होगी वो तो इक्वल ही रहेगी किसी भी कंडीशन में। जो अपेरेंट पावर होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस चीज़ को आप नोट करके चलिए। तो अब देखिए रिएक्टिव पावर इज मोर देन द अपेरेंट पावर, ये भी देखिए अपेरेंट पावर से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। रिएक्टिव पावर इज मोर देन ट्रू पावर, ये आपका बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर जो होता है यहाँ पे वो PF डाउन होने के साथ साथ बढ़ने लगता है, ठीक है। और ट्रू पावर क्या होती है आपकी, जो PF अगर 1 है तो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे PF डाउन होता है ट्रू पावर आपकी वो कम होने लगती है। तो ये चीज़ यहाँ पे था। तो आज 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन कल फिर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।